लेकिन अब बांग्लादेश की टीम के साथ भी विवाद हो गया जब से रहमान को केकेआर की टीम से बीसीसीआई ने निकलवाया है। बांग्लादेशी होने की वजह से विवाद बहुत सारा बढ़ गया है। T20 वर्ल्ड कप के जो आइटिनरी थी उसके मुताबिक बांग्लादेश टीम के 4 ग्रुप मैच भारत में होने थे। 3 मैच ईडन गार्डन में थे और एक वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में था। अब सवाल ही पैदा होता है कि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जो हालात हिंदुस्तान में हैं वो उनकी टीम की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है, और चूंकि भारत ने बांग्लादेश की इंसल्ट की है रहमान को निकाल के, तो हम खेलने के लिए इंडिया में नहीं आएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा ये बात कही है कि बांग्लादेश की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की इतनी औकात नहीं है कि वेनेजुएला के जो सदर पकड़े गए हैं भारत उस पर बोले और मोदी उसके खिलाफ आकर बात करे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मोदी और अडानी के खिलाफ भी अमेरिकन अदालत में केसेस हैं और इस बंदे के खिलाफ भी केसेस थे और अमेरिका ने इसे उठाया और अदालत में इसे पेश कर दिया है। अब मोदी और अडानी को भी उठाया जाएगा और ये बातें अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है और पाकिस्तान इसके लिए दोस्तों हर लिहाज से एयर बेसिस भी देने को तैयार है। पाकिस्तान अगर मोदी को अमेरिका पकड़ता है, अडानी को पकड़ता है, तो पाकिस्तान के लिए उन्हें मदद करने को तैयार है, क्योंकि ये दोस्तों गुजरात का कसाई लाजमी अमेरिकन अदालत में जाना चाहिए और अब इनकी घिघी बनी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि हम नहीं आएंगे, टेररिस्ट मुल्क है, कोई भी हमला कर सकता है हमारे प्लेयर पर, एक प्लेयर को बर्दाश्त नहीं करते। आईपीएल में तो अगर पूरी टीम आ जाती है वर्ल्ड कप के लिए तो उस पर हमला हो सकता है। बिल्कुल भला वजह दोस्तों उन्होंने सही बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में इंतहा पसंद टेररिस्ट आरएसएस वीएचपी बजरंग दल के टेररिस्ट बहुत ज्यादा खुलेआम है। क्रिसमस में आपने देख लिया कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे सब कर सकते हैं और एक दिन करते हैं पुलिस उठा कर लेके जाती है, दूसरे दिन ये छूट कर वापस अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि मोदी सरकार के ये अपने ही कारिंदे हैं। और नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब इस पर निर्णय लेना होगा कि सारे शेड्यूल तो आईसीसी तैयार करती है, अब आईसीसी को बांग्लादेश के लिए अलग से इंतजाम करना होगा। सारे के सारे मैचेस का बंदोबस्त उसको श्रीलंका में करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत के क्रिकेट बोर्ड की जो एग्रेसिव नीति है और सांप्रदायिक नीति है, तो यहाँ सांप्रदायिकता लेके इंडिया आ गया जो नहीं होना चाहिए था, और यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम को लेके आने से हमारी प्रेस्टीज भी डाउन हुई है और काफ़ी हद तक क्या कहते हैं कि तकलीफ दे हुई है। अब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने से बांग्लादेश की जो सरकार है उसने एतराज़ जताया है और इसको फिर से सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम के और राजनीति से प्रेरित बताया है और सरकार से चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी और कह दिया कि हमारे खिलाड़ी भारत नहीं जाएंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। अब इसको लेके सारा का सारा मसला ये हो गया कि भारत में वर्ल्ड कप खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, या कहीं वर्ल्ड कप ही पोस्टपोन हो जाए इस चक्कर में, क्योंकि जो हालात निकल कर आने हैं उसके चक्कर में 3 मैचेस उनको ईडन गार्डन में खेलने थे, 1 मैच उनको वानखेड़े स्टेडियम में खेलना था जो कि लीग मैचेस हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे मैचेस आईसीसी को शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाने पड़ेंगे। और श्रीलंका में अगर सारे मैच होते हैं वहाँ पर, तो जो उसकी राइवल टीमें हैं उनको भी श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उनके लिए भी वहाँ पर स्टेडियम और रहने का बंदोबस्त और होटल्स और सब देखना पड़ेगा। तो हालात एकदम से बहुत खतरनाक हो गए। भारत के लिए बड़ी बदनामी की बात हो गई है। बदनामी इसलिए कि भारत के ऊपर अब दूसरे कंट्रीज़ का यकीन नहीं है कि भारत के अंदर उनकी टीम सुरक्षित है या नहीं है, और जब भारत की टीम बांग्लादेश के क्रिकेटर के साथ में सौतेला व्यवहार करती है तो फिर जो बांग्लादेश कर रहा है वो भी एक तरह से ठीक कर रहा है, उनका भी डिसीजन बिल्कुल ठीक है। 7 फरवरी, 9 फरवरी और 14 फरवरी को जो उनके मैचेस थे तीनों कलकत्ता में थे और 17 फरवरी का उनका मैच मुंबई में था। 7 फरवरी का मैच बांग्लादेश का कलकत्ता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 9 को कलकत्ता में इटली के खिलाफ। आज हुआ है कि गुस्से में वो बहुत बड़ा एक्चुअली कुछ कर सकता है, पता नहीं अब अपनी कहीं उंगलियां टच कर रहा है या अपने मुट्ठियों को भींच रहा है, क्या कर रहा है, और अचानक से विरोध करते करते उसने ताइवान के ऊपर कमेंट कर दिया। शायद वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो वहां पर वेनेजुएला में किया है और हमें जो मात दिया डिप्लोमेटिकली, और चाइना के कम से कम जो लॉसेज हैं वेनेजुएला के वो $60 बिलियन के, कहा जा रहा है $60 बिलियन के चाइना के लॉसेज हैं, क्योंकि वेनेजुएला आ गया पूरा अमेरिका के कंट्रोल में। जी हाँ, पूरा का पूरा।
अब चाइना को यहां से डर हो रहा है साहब कि क्या करें। दुनिया भर में रिएक्शंस आ रही हैं साहब। रशिया कहता है कि ये सॉवरेनिटी का वायलेशन है और ये आप गलत कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो भाई साहब, यूक्रेन का 20% आपने ले लिया तो क्या वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है? रशिया से पूछने की जरूरत है। वो चाइना जो कहता है इससे ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सॉवरेनिटी ऑफ ए कंट्री, आपने इंडिया का अक्साई चिन्ह ले लिया और अरुणाचल हथियाने के चक्कर में है, तो क्या वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है? आपने कम से कम अपने साथ लगते हुए 10 से ज्यादा मुल्कों की जमीनों को हथियाने की बात की है, साउथ चाइना सी में सबके ऊपर आप दादागिरी करते हैं, तो क्या वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है? आज तुम्हारी खुद की आप पड़ी और अमेरिका ने तुमको जो सारा का सारा मसला तुम्हारे सिर पे ठीकरा आके फोड़ दिया, तो तुमको तकलीफ हो रही है। आज रशिया को भी तकलीफ हो रही है, चाइना को भी तकलीफ हो रही है, और हिंदुस्तान की तो सब हालत ऐसी है कि जैसे रीढ़ की हड्डी ना हो। बोलने काबिल नहीं बचा। जयशंकर चुप, मोदी चुप, अमित शाह चुप, राजनाथ सिंह चुप, सारे के सारे चुप, विदेश मंत्रालय चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई साहब। दिन गुजर गया, दिन गुजरते गुजरते रात होने लगी तो एक छोटा सा रिएक्शन आता है कि वेनेजुएला में जो हुआ है उसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं। वेनेजुएला में जो हुआ उसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं, बातचीत से मसले को सुलझाया जाना चाहिए। यहां पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा साहब, कौन सा बातचीत, किसके साथ बातचीत, कैसी बातचीत? क्या आप बांग्लादेश से बातचीत करके मसले को सुलझा रहे हैं? मैं जयशंकर से पूछना चाहूंगा। हर जगह इंडिया एक सेंटेंस बोल देता है, डिप्लोमेसी में बातचीत के दौरान डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी अप्लाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या आप बांग्लादेश के साथ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी अप्लाई कर रहे हैं? नहीं। आपने रहमान को बाहर निकाल दिया क्रिकेट में, तब डायलॉग डिप्लोमेसी कहां गई थी? जरा बताइए मुझे। अब बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आ रही तो कहां गई डायलॉग डिप्लोमेसी? पाकिस्तान के साथ आपके संबंध खराब हो चुके हैं, कहां गई आपकी डायलॉग डिप्लोमेसी? तो दूसरों को सरमन उपदेश देना बहुत आसान है, पहले खुद अपने घर में देखो ना क्या करते हो। लेकिन इंडिया की हालत यह होगी कि कोई रिएक्शन ही नहीं है साहब। हालात ऐसे खराब हैं कि अमेरिका को सपोर्ट करता है तो चाइना और रशिया नाराज हो जाते हैं, और अगर सपोज करो सपोर्ट नहीं करता उसको तो अमेरिका नाराज हो जाता है। तो भारत की हालत तो यह है कि काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला, अपने आप को महागुरु कहने वाला आदमी आज बोलती बंद है उसकी, मोदी की, जयशंकर की, एक मुंह से शब्द नहीं निकलते इनके। मैंने सुबह भी इसके बारे में बात की थी, मैं शाम को भी इसके बारे में बात की है, मैं अब रात को इसके बारे में फिर से बात कर रहा हूं मैं कि यहां कैसे चुप है। भागवत 3 दिन पहले कहता है इंडिया अमेरिका से नहीं डरता, ट्रंप से नहीं डरता, हमें मालूम है अमेरिका को कैसे जवाब देना है। तो भागवत मियां जरा जवाब दे के तो बताओ, अपने मुंह से एक शब्द बोल के बताओ ट्रंप के खिलाफ। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है, लेकिन मुसीबत यह कि तुम्हारी पूरी सरकार, आरएसएस की जो सरकार है वो कायरों की सरकार है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ बोल सको, और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम वेनेजुएला के फेवर में बोल सको। दरअसल उसके बाद अपने आप को महागुरु कहना, विश्व गुरु कहना, मुझे तो शर्म आती है। इट्स ए स्पाइनलेस रिएक्शन, म्यूटेड स्पाइनलेस रिएक्शन बाय इंडिया। हिम्मत नहीं है महाशक्ति होने के बाद कि आप कुछ कह सकें कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए, 2 एस्पेक्ट है, एक मोरालिटी का एस्पेक्ट है, एक इमोरालिटी का एस्पेक्ट। सबसे पहले आते हैं मोरालिटी के एस्पेक्ट के ऊपर। वो ये है कि एक कंट्री आता है, दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा कर ले जाता है, रात में जानवरों की तरह घसीट कर बेडरूम से निकाल के लेके जाता है। ये गलत है, मॉरली गलत है। दूसरा, लेकिन जिस आदमी को घसीट कर ले जाया गया है वो दुनिया का ड्रग लॉर्ड है, और मैं 4 महीने से अपने चैनल पे कह रहा हूं इस आदमी की मौत जरूरी है। इसने दुनिया के 100-150 करोड़ लोगों को ड्रगिस्ट बना दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, कोकेन, हेरोइन सप्लाई करता है, ब्राउन शुगर सप्लाई करता है। इसने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा हथियारों का धंधा ये करता है, ड्रग्स का धंधा ये करता है, नार्को टेररिज्म, ये सही बात है, इसका मारा जाना जरूरी है। इस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका ने जो किया बहुत अच्छा किया। अच्छा होता ओसामा बिन लादेन की तरह इसको वही मार देते तो अच्छा था। इसका बचने का कुछ वो नहीं है, चांस नहीं होना चाहिए। कंडेम सेल में ले जाके इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर इस जैसे आदमी ड्रग लॉर्ड बच गए तो दुनिया को बर्बाद करेंगे। यहां मैं अमेरिका को सपोर्ट करता हूं। हो सकता है मोरालिटी के हिसाब से ट्रंप का एक्शन गलत है, लेकिन दुनिया को बचाने के हिसाब से ये एक्शन ठीक है, क्योंकि वो दुनिया के सारे 200 देश, चाइना, रशिया, इंडिया, सब देख रहे थे। ड्रग लॉर्ड ड्रग बेचता है, हथियार बेचता है, और तुम कुछ नहीं बोलते उसके सामने, तुम उसको कंडेम नहीं करते हो। क्यों कंडेम नहीं करते उसको? आप इंडिया ने कभी वेनेजुएला को कंडेम नहीं किया, कभी नहीं कहा कि निकोलस मादुरो जो है वो ड्रग लॉर्ड है दुनिया का। हमें शर्म आती है,
हम क्या बोल नहीं सकते क्या दुनिया में जो गलत हो रहा है? लेकिन हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। तो साहब, जो जीता वो सिकंदर, जो बोलता नहीं वो मरता है, और जो करता है वो डरता नहीं, और दुनिया पर राज वही करता है। अमेरिका ने दिखा दिया कि इस दुनिया का सरदार वो है, उस दुनिया का किंग वो है, और कोई नहीं है, और वही इस दुनिया के ऊपर राज करेगा। मुझे लगता है आप यूएसए को जो कहना चाहो, मोरालिटी के ग्राउंड पे जो कहना चाहो कह सकते हो, लेकिन मादुरो के केस में मैं अमेरिका को सपोर्ट करूंगा कि दुनिया का एक ड्रग लॉर्ड, सबसे बड़ा कोकेन और हेरोइन बेचने वाला, कार्टेल चलाने वाला, उसका मारा जाना जरूरी है अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है। दुनिया के 150 करोड़ लोगों की जान अगर आपको बचानी है ड्रग से, पूरी तो नहीं बचेगी, लेकिन जो भी बचेगी इस आदमी का जाना जरूरी है। अगर कोई और देश में इतनी हिम्मत नहीं पैदा कर पाता कि मादुरो को मारे जाके खत्म करे, और अमेरिका करता है, तो अमेरिका को सैल्यूट है उसके लिए कि अमेरिका ने एक पापी का अंत किया है, और ये बहुत जरूरी भी था यहां पर। लेकिन चाइना के हाथ से वेनेजुएला का जाना, जहां उसकी $60 बिलियन का नुकसान हुआ है, उससे भी ज्यादा का, वो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट चाइना की हो गई है। दरअसल चाइना के दो सबसे स्ट्रांग अलाई, जहां से वो तेल लेता है, जी हां, तेल लेता है ईरान से और वेनेजुएला से, वो भी डार्क फ्लीट से, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। मुझे लगता है कि यहां पर जो सिचुएशन निकल के आई है कि पेट्रो डॉलर्स को वापस रेस्टोर करना, अमेरिका की इज्जत को वापस रेस्टोर करना, डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को रोकना और ब्रिक्स की करेंसी को रोकना, यही एक उद्देश्य था, और ट्रंप उसमें कामयाब हुए। चाइना का लैटिन अमेरिका के अंदर जो होल्ड था उसको कम किया गया। मैं आपको नक्शे के द्वारा दिखाना चाहूंगा कि वेनेजुएला कहां पर है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर देखते हैं, ये उसका मैप है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और उसमें लाल रंग के अंदर ये वेनेजुएला, बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर। वहां पर अगर हम अगले चित्र में आते हैं और यहां पर देखते हैं तो आप पाएंगे कि वेनेजुएला जहां पर है उसके ऊपर कैरेबियन है, यानी कि कैरेबियन सी है, जो जिसको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। उसके लेफ्ट में सेंट्रल अमेरिका है और उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे देश हैं, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब देश है वहां पर। अब उसके बाद आपका ये मेन आपके सामने मैप आता है, तो आप पाएंगे कि वेनेजुएला के राइट में गयाना है। गयाना भी वेस्ट इंडीज की टीम का एक हिस्सा है, जहां इंडिया की टीम जो मैच खेलती है, ये पिंक में है। नीचे येलो में ब्राजील है और लेफ्ट में कोलंबिया है। कोलंबिया को भी धमकी दी है कि तुम्हें भी देख लेंगे। और एक वेनेजुएला के मैप में आप पाएंगे एक लेक माराकाइबो है यहाँ पर, जो बहुत बड़ी इनलैंड वाटर लेक है, खारे पानी की लेक है, समुद्री पानी की है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार यहीं पर है, जी हाँ, बिल्कुल इसी जगह पर है। और सारी की सारी जो जड़ है परेशानी की दुनिया की यही है। चाइना के लिए परेशानी की जड़ यही है, क्योंकि चाइना का गेटवे यही है, और चाइना यहां के द्वारा लैटिन अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता था, जो पूरी स्कीम फेल हो गई, जो क्या कहते हैं कि वेनेजुएला के अमेरिका के हाथ में आने से। तो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस परेशान हुआ, ब्रिक्स की करेंसी परेशान हुई, क्योंकि चाइना ने क्या किया था कि रशिया के साथ, ईरान के साथ और उसके वेनेजुएला के साथ जो अपना तेल का व्यापार था वो युआन में स्टार्ट किया था, और अमेरिका नहीं चाहता था कि ये युआन के अंदर सारा व्यापार हो, वो चाहता था कि डॉलर में व्यापार हो। मुझे लगता है कि एक विकेट तो चाइना का इसमें गिर गया पूरी तरह से। हालांकि चाइना की भी प्रोग्रेस काफी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चाइना का एक विकेट गिर गया, और दूसरा विकेट नजर बनाए रखिएगा साहब, ईरान जाने वाला है। ईरान से नजर मत हटाना, ये दूसरा विकेट गिरेगा तो अमेरिका से चाइना और रशिया दोनों परेशान होंगे, क्योंकि ईरान का जाना एक किस्म से जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रूप से चाइना और रशिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी, जिससे वो उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कौन शख्स है जो इस किस्म के कमेंट कर रहे हैं? अगर आपको चैनल नहीं पसंद है तो आप गोदी मीडिया में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं ना। आपको बैन करना अच्छा है, जाइए अपने पसंदीदा चैनल देखिए, यहाँ क्यों आते हैं आप? तो चलिए, इनको बैन किया, कुछ और लोग होंगे वो भी ये क्या कहते हैं कि जो आएंगे तो बताएंगे उसको हम। अब यहां पर 2-3 चीजें निकल के आती हैं। अब चाइना अपने आप को दोबारा से रीअसर्ट करना चाहता है, जब वो कहता है कि ताइवान मेरा है और उसको हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चाइना की समस्या सारी ये है, जो मैंने पहले प्रोग्राम में बताई थी, कि चाइना की आर्मी टेस्टेड नहीं है, अमेरिका की आर्मी टेस्टेड है, उसके वेपन्स भी टेस्टेड है। आज जूफी होंग का एक स्टेटमेंट आता है चाइना की ओर से, ताइवान हैज बिलोंग टू चाइना सिंस एंटिक्विटी, द हिस्ट्री एंड लीगल फैक्ट्स आर वेरी क्लियर, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना
was founded in October 1949, replacing the government of Republic of China as a sole legal government. जी हाँ, आप कहते हैं कि ताइवान हैज नेवर बीन अ कंट्री नॉर इन द पास्ट एंड नेवर इन द फ्यूचर, लेकिन मुसीबत ये है कि क्या वास्तव में ही चाइना में वो इतनी जल्दी वो हिम्मत पैदा होगी कि वो ताइवान पे आक्रमण करके अमेरिका के इस पूरे के पूरे वेनेजुएला के अटैक का जवाब देगा? क्या इतनी हिम्मत है उसके अंदर? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय जो है, चाइना की ये डिमांड की तुरंत से अमेरिका से कहा कि मादुरो को तुरंत रिहा करो, ये तो धमकी देने वाली बात हो गई। और अमेरिका चीन की धमकी में आ जाए, ये तो भाई हो नहीं सकता। फिर चाइना कहता है कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, यूएन चार्टर का उल्लंघन है, ये वायलेशन है। लेकिन चाइना से पूछा जाए, क्या तुमने कौन से कंट्री के साथ वायलेशन नहीं किया भाई? जितने तुम्हारे आसपास कंट्री है सबका लैंड तुम खा गए, साउथ चाइना सी में तुम खा गए, अरुणाचल प्रदेश को तुम हड़पना चाहते हो, अक्साई चीन तुम लेके चले गए, पाकिस्तान का एक एरिया जो गिलगिट बाल्टिस्तान का वो तुम लेके चले गए। तुम्हारा तो एक्सपेंशन की प्यास ही नहीं बुझती, तुम्हारे पास तो हक नहीं है कि तुम किसी को कह सको कि भैया कि तुम जो है दरअसल दूसरे को कहो कि हिस्टोरिकली आप वायलेट कर रहे हो उसको। सॉरी, आप खुद सबसे बड़े वायलेटर हो। अमेरिका वायलेटर है तो मानता हूं, अमेरिका दादा है, बिल्कुल है, जिसके हाथ में लाठी भैंस उसकी है। मोदी क्या कर रहा है? ईडी उसकी, सीबीआई उसकी, जुडिशरी उसकी, ब्यूरोक्रेसी उसकी, मीडिया उसका, सब कुछ उसका है। दादागिरी चलती है ना, जहां हुक्म कर देता है वो उसका कहना मानता है। तो ये छोटा दादा है, वो दुनिया का दादा है, तो उसका राज चलता है। और बाकी मुल्कों में रशिया को, अगर चाइना को लगता है कि वो खित्ते के दादा है या इस अर्थ के दादा है, तो भाई करके दिखा दे। अगर ऐसा था तो रशिया यूक्रेन से जीत क्यों नहीं पाया 4 साल में? फरवरी में 4 साल हो गए यूक्रेन के, लेकिन रशिया जीत तो नहीं पाया ना। ये दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि रशिया भी धीरे धीरे कमजोर हुआ है और चाइना मिलिटरली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड न्यूक्लियर पावर हिसाब से अभी अमेरिका के बराबर नहीं है। उसको कम से कम नहीं तो और 20-30 साल जाएंगे अमेरिका के बराबर आने में।